नमस्कार दोस्तों, हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फ्रिक्वेंटली जहाँ से क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो वनडे का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। वो टॉपिक कैसे होते हैं, जैसे शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है। हम ये हिस्ट्री में आप जाएंगे तो कौन सा युद्ध कहाँ पे होता है, ऐसी सी चीज़ें होती हैं। जैसे आप जब जाएंगे इकोनॉमी में पूछ लेता है फ्रिक्वेंटली कि कौन सा रिवॉल्यूशन किसके लिए है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए, वाइट रिवॉल्यूशन। तो ऐसे ही बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो हम आपको ये सारे टॉपिक वन बाय वन कवर कराएंगे, जिसमें आज हम शेड्यूल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं हम फर्स्ट शेड्यूल पे। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? इट कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टेट है और जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके नाम के बारे में इसमें शेड्यूल 1 में बताया गया है। इसमें बेसिकली कवर क्या क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है बाउंड्रीज कवर की जाती है, बाउंड्रीज कवर की जाती है, बेसिक ऑफ गवर्नेंस कवर किया जाता है, बेसिक ऑफ गवर्नेंस शुरू किया जाता है। और बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 1 to 4, ये जो हमारा आर्टिकल है 1 to 4 में बताया जाता है कि ये हमारा स्टेट है, स्टेट की बाउंड्री है, ऐसे ऐसे स्टेट का गठन होना है, कोई नया स्टेट को शामिल करना है, किसी बाउंड्री का अल्टरेशन कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें किसमें बताई गई है? शेड्यूल 1 में। अब आते हैं नेक्स्ट में, फिर आते हैं दूसरा शेड्यूल, दूसरी अनुसूची। शेड्यूल 1 में क्या हुआ? आपके अलाउंसेस जो हैं, जो प्रिविलेज हैं, जो जो ये एमूलमेंट्स हैं, ठीक है, अलाउंसेस हो गए, प्रिविलेज हो गए, एमूलमेंट्स हो गए, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? भत्ता, विशेषाधिकार, इन सब के बारे में बताया गया है। अब ये बताया किसके बारे में गया है? अभी देखिए, इसमें पर्टिकुलरली कुछ लोगों के बारे में बताया गया है कि इनके अलाउंसेस, इनके प्रिविलेजेस के बारे में इसमें बताया गया, वर्णन किया गया। जैसे कौन हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। फिर उसके बाद कौन हो गया? गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। फिर उसके बाद कौन हो गया? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर लोकसभा में जो होते हैं उनको स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बोला जाता है, जबकि जो राज्यसभा में होते हैं वहाँ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन बोला जाता है। फिर इसके बाद क्या आता है? आप लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाइए, वहाँ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ जाइए, वहाँ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बताया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का, और उसके बाद लास्ट में कैग का। ठीक है, इतने लोगों का क्या है जो अलाउंसेस वगैरह है, इसके बारे में किसमें डिफाइन किया गया है? जो सेकंड शेड्यूल में है, इसमें बताया गया है। सो अब हम मूव करते हैं शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में क्या बताया गया है? शेड्यूल थर्ड में इट कंटेन द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। जैसे कोई भी पद आप जब ग्रहण करते हैं तो आपको पद ग्रहण करने से पहले शपथ दिलाया जाता है, कि जैसे बोलते हैं ना, आपने देखा मूवी में देखा होगा, मैं अमरेंद्र बाहुबली इसकी शपथ लेता हूँ कि ये वो, ऐसे सेम चीज़ है इंडिया में भी होता है कि आप भी जब कोई पद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम की शपथ आपको दिलाई जाती है। बेसिकली सबको शपथ अलग अलग दिलाई जाती है, जो जिस पे बिलीव करता है। जैसे किसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हाथ रख के दिलाया जाता है, किसी को गीता पे, किसी पे कुरान पे, सबका अपना अपना है। तो अब इसमें शपथ, इस थर्ड शेड्यूल में कवर क्या क्या है? देखिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड शेड्यूल में क्या क्या हैं या कौन है जिनकी शपथ दिलाई जाती है। तो फर्स्ट चीज देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। दूसरा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं। तीसरा कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है। और फिर कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं कैग। ठीक है, फिर उसके बाद कौन हो गया? स्टेट के मिनिस्टर्स हो गए। फिर क्या हो गया? स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर, जिनको एमएलए बोलते हैं। फिर क्या हो गया? हाई कोर्ट के जजेस। अब ये दो चीज़ें आप देख लीजिए, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें तो आपने जितना अभी देखा वो गेस कर लेते हैं, हाँ इनको दिलाया जाएगा।
लेकिन जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सांसद बनने के लिए, वो कैंडिडेट हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में एमएलए बनने के लिए जो कैंडिडेट है उनको भी शपथ दिलाई जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि 3rd शेड्यूल में ये भी हैं, इनका भी जिक्र है। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, आपसे पूछ लेगा तो आप गलती यहाँ कर देंगे। नाउ मूविंग टू द 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में हम मूव करते हैं। 4th शेड्यूल में क्या है, 4th शेड्यूल में है जो इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। बेसिकली ये क्या बात करता है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा स्टेट वाइज होता है। अब स्टेट वाइज सीटों का बंटवारा कैसे होता है, सारे स्टेट्स को कुछ कुछ सीट दिए गए हैं कि आपके यहाँ से इतने ही राज्यसभा सांसद आएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से आएंगे, उत्तर प्रदेश। यूपी से कितने आएंगे, 31। फिर दूसरे पे कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कितने आएंगे, 19। फिर उसके बाद कौन आएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु से कितने आएंगे, 18। फिर उसके बाद बिहार। बिहार से कितने आएंगे, बिहार से 16। फिर इसके बाद आ जाइए आप वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से भी कितने आएंगे, 16। फिर मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश से कितने आएंगे, मध्य प्रदेश से 11। फिर आ जाइए आप कर्नाटक। कर्नाटका से कितने आएंगे, कर्नाटका से आएंगे 12। फिर आप आ जाइए राजस्थान। राजस्थान से कितने आएंगे, राजस्थान से 10। इस तरह से आप एक बारी गूगल कर लेना कि स्टेट राज्यसभा सीट्स स्टेट वाइज, तो आपको पूरे स्टेट्स का नंबर, आप जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं नंबर मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 31। और यहाँ लोकसभा सीट कितनी है, 80। तो इसमें स्टेट के अंदर राज्यसभा सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा सांसद आएंगे। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट शेड्यूल। फिर हम आ जाते हैं 5th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में क्या कहा गया है, 5th शेड्यूल में कहा गया इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। देखिए हर स्टेट में, या हर स्टेट नहीं बोल सकते, कुछ स्टेट्स में कुछ शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, वहाँ के कुछ रूल एंड रेगुलेशन अलग तरीके से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 5th शेड्यूल में टोटल 10 स्टेट्स को रखा गया है। 10 स्टेट में वो जो शेड्यूल एरिया है वहाँ के रूल रेगुलेशन थोड़े से चेंजेस हो गए, वहाँ के अकॉर्डिंग हो गए। अब वो 10 स्टेट कौन है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो जैसे सबको पता है कि 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया है, लेकिन उसमें 10 स्टेट्स का कभी कभी पूछ लेता है, तो वो 10 स्टेट्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो पहले देखिए राजस्थान आ जाइए, इसको याद करने का तरीका देखिए, राजस्थान आ जाइए, एमपी आ जाइए, उसके बाद आ जाइए छत्तीसगढ़ आ जाइए, फिर उसके बाद आ जाइए झारखंड आ जाइए, फिर उसके बाद क्या आइए, महाराष्ट्र आ जाइए, फिर उसके बाद गुजरात आ जाइए, फिर इसके बाद क्या आ गया, आंध्रा। आंध्रा के बाद फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद एक हिमालयन स्टेट इसमें आता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो 10 स्टेट्स हैं इनको आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ठीक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात, फिर इसके बाद आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा, फिर इसके बाद हिमाचल। ये 10 स्टेट्स हैं जो 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। इन एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा सा वैरी करेगा। क्यों, क्योंकि ये शेड्यूल्ड एरिया है, यहाँ शेड्यूल्ड एरिया में कुछ पर्टिकुलर लॉ एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। फिर हम मूव करते हैं 6th शेड्यूल में। अभी ये जो 5th शेड्यूल में हम देखे हैं 10 स्टेट, ऐसे ही कुछ 6th शेड्यूल में है। 6th शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, कुछ ट्राइबल एरिया है उसमें पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स का जिक्र किया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये चारों स्टेट्स जो हैं इनका जिक्र किया गया है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वेरी करेगा। ठीक है, तो ये इस शेड्यूल में इन 4 स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अलग बॉडी बनाई जाएगी जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखेगी। अब हम मूव करते हैं शेड्यूल टू 7th शेड्यूल में क्या है, दिस शेड्यूल डील विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। अभी आपने सुना होगा कि 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट,
स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जिसको फॉर्मली हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। उसके बाद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इन तीनों में अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं? यूनियन लिस्ट में हमारे यहाँ 100 सब्जेक्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट में हमारे यहाँ 61 सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे कंकरेंट लिस्ट में है 52 सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हैं कि जैसे ये जो 100 सब्जेक्ट हैं, इस पे कौन बनाएगा? हमारी यूनियन सरकार बनाएगी। इस पे कौन बनाएगा? ये जो लिस्ट है इस पे हमारी स्टेट सरकार गवर्नमेंट बनाएगा, और इस पे हमारी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे। अब ये पहले इतना नहीं था, पहले ये कुछ और था ओरिजिनली। पहले कितना था? यूनियन लिस्ट जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बने तो उस टाइम हमारी यूनियन लिस्ट कितनी थी? केवल 97। ठीक है, उसके बाद स्टेट लिस्ट कितनी थी? 66। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट कितनी थी? 47। अब ये देखिए इसका रिड्यूस हुआ है। ठीक है, इसके कुछ लिस्ट यहाँ भेजे गए हैं, कुछ लिस्ट यहाँ भेजे गए हैं। जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो थी वो कंकरेंट लिस्ट में भेज दी गई है। तो यहाँ ऐसे सूचियों का बंटवारा हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से तो पूछता है, यहाँ से पूछता है कि यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में प्रेजेंटली कितने सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट में प्रेजेंटली कितने सब्जेक्ट हैं, या पूछ लेता है कि ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट थे। तो ये जो हो गए, ये हो गए ओरिजिनली। ठीक है, और ये हो गए प्रेजेंट सब्जेक्ट। तो ये चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं शेड्यूल 8 की तरफ। 8th शेड्यूल में क्या है? इट डील विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किया गया है, रिकॉग्नाइज करी है कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्जाम भी इन सारे लैंग्वेजेस में होते हैं। ठीक है, अब ये कभी कभी पूछ लेता है कि ये 22 लैंग्वेजेस में कौन है कौन नहीं है। जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि ये पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा कि मैथिली है या नहीं है। तो आपको 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है इसमें वो पता होना चाहिए। जैसे इसमें कौन कौन सी है? एक हो गए असमी, एक हो गई असमी असम की, ये बंगाली, बोडो, बोडो ये बोडो लैंड है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ से रिलेटेड है। ये गई डोंगरी, ये हो गई गुजराती, हिंदी, उसके बाद कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, उसके बाद मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया। अच्छा ध्यान रखिएगा कि नेपाली भी लैंग्वेज है हमारे 22 लैंग्वेजों में। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये 22 लैंग्वेजेज जो हैं इनका जिक्र किया गया है 8th शेड्यूल में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाइए 9th शेड्यूल में। अब 9th शेड्यूल क्या होता है? यहाँ तक जो थे 8th शेड्यूल तक ये सब ओरिजिनली है। ओरिजिनली मीन्स ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब थे, मतलब स्टार्टिंग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय केवल 8 ही शेड्यूल थे। बाकी जो शेड्यूल ये 4 हैं, 12 में से 4 शेड्यूल हैं, ये बाद में ऐड किए गए हैं। अब जो 9th शेड्यूल आ जाता है, 9th शेड्यूल में क्या है? इट डील विद द स्टेट एक्ट एंड regulations of the deal with land reform and abolition of the जमींदारी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय पे जो ज़मीनों का कब्जा था कुछ विशेष वर्ग के पास था। ठीक है, जैसे कुछ जमींदार हो गए थे, इनसे जमींदारों से कैसे लैंड लेना है, तो कुछ पर्टिकुलर एक्ट लाए गए। तो उसके लिए पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया गया 1951 में। उसके अंतर्गत सरकार ने कानून बनाई लैंड से रिलेटेड, उसका जिक्र यहाँ होता है 9th शेड्यूल में। जैसे गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर कुछ बनाया गया कि आपके पास इतनी ही ज़मीनें रह सकती है, आपके इतना ही ज़मीनें रख सकते हैं। जिनके पास एक्स्ट्रा ज़मीनें थी वो सरकार ने ले लिया, और जो भूमिहीन किसान थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको ये ज़मीनें दे दी गई है। ठीक है, बाद में इसमें इसलिए आपने सुना होगा कि जमींदारी का जो एबोलिशन का सिस्टम आया, लैंड सीलिंग का आया, ये सारी चीज़ें इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में आपको ये 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल बाद में ऐड किया गया, ये ऐड किया गया था 1985 में। क्या होता था 1985 में? पहले सरकारें बनती थी, सरकारें जैसे इस समय की सरकार है ना कि यूनियन में किसी एक की सरकार है, बहुमत में है, ऐसे ही पहले भी सरकारें हुआ करती थी। जैसे नेहरू जी के टाइम पे इंदिरा गांधी बहुमत में सरकार बनती है। फिर आता है
80s का दौर, 80s के दौर में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट हो गई, मतलब मिली जुली सरकार, कईयों सरकार, किसी एक का बहुमत नहीं होता था, कईयों सरकार मिल के सरकारें बनाती थी। तो उसमें क्या होता था कि सरकारें जब बनती है तो बहुत बारी सरकारें गिर जाती थी, बहुत बारी नहीं थी, क्यों, क्योंकि जैसे बहुत सारे जो नेता हो गए क्या करते थे कि पहले एक सरकार में रहते थे, फिर दूसरी सरकार जो है या अपोजिशन वाले इनको बेटर पोजीशन ऑफर कर देते थे, तो ये क्या करते थे, यहाँ से छोड़ के वहाँ भाग जाते थे। जिससे वो कैसे होते हैं, पलटू राम टाइप के नेता होते हैं कि इधर का भी देख रहे हैं उधर का नहीं, ना कि बिन पेंदी का लोटा, जहाँ फायदा मिला वहाँ निकल गए। फिर ऐसे क्या होता था कि इधर की जहाँ से ये सरकार जिस पाले से छोड़ के दूसरे पाले में जाते तो उनकी सरकार गिर जाती। तो ऐसे में क्या होता है कि इस चीज को रोकने के लिए एक लॉ बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में बनाया गया कि जो भी ऐसा करेगा उसको कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा और आपको ऐसे नहीं करना है, उसमें कुछ प्रोविजंस बनाए गए। ठीक है, तो मतलब इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। हालांकि आज भी नहीं रोक पाए हैं, सरकारें बदलती हैं, क्योंकि पूरे को पूरे लोग चले जाते हैं। ठीक, तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था कि जो सरकारों में जो एमपीज हो गए या जिनका गुट हो गया, ये इधर से उधर न जाएं और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहे। अब हम चलते हैं 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में चलते हैं। 11th शेड्यूल में क्या किया गया है, इट कंटेन द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है कि आपने देखा होगा गांव में सरपंच होते हैं या प्रधान होते हैं, इसके बाद उप प्रधान होते हैं, इसके बाद अलग अलग पंचायत लेवल पे एक बॉडी होती है जो रेगुलेट करती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है, विच वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको जोड़ा गया था। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इट हैज 29 मैटर्स, 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, अक्सर रिपीटेड यूपीपीसीएस में पूछा है कि इसमें मतलब पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं और म्युनिसिपल पार्टीज में कितने सब्जेक्ट हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, आर्टिकल आप जान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या आर्टिकल 243 से 243 ओ तक ये किसके लिए है, पंचायत के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद 243 से 243 जी तक हो जाता है म्युनिसिपल पार्टीज। ये हमारा हो गया 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या हो गया, पंचायत से रिलेटेड हो गया। अब हम मूव करते हैं 12th शेड्यूल के तहत। इट डील विद द प्रोविजन एंड स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपालिटीज जैसे नगर पंचायत का इलेक्शन होता है, नगर पालिका का इलेक्शन होता है, तो ये सरकारें जो बनती हैं इनका जिक्र किसमें किया गया है, 12th शेड्यूल में। 12th शेड्यूल में इनका जिक्र किया गया है। इसमें कितने मैटर हैं, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट। ये ध्यान रखिए, यहाँ कितने हैं, यहाँ पे हैं 29, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कितने हैं, 18। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। अब ये भी कब ऐड किया गया था, 1992 में, लेकिन ये 73rd से नहीं, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। फिर हमने अब बताया था 243 से लेकर 243 ओ तक किसका था, पंचायत का। तो यहाँ पे फिर स्टार्ट होगा 243 ओ के बाद, ऑब्वियस सी बात है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये जो आर्टिकल है ये किसका है, ये म्युनिसिपैलिटीज का है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 12वां शेड्यूल पूरे हो गए। 12वां शेड्यूल पूरे हो गए, इनके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाए। अब आपको ध्यान दीजिए कि पहले ही ध्यान दीजिए कि जो शेड्यूल होते हैं ओरिजिनली कितने थे, ये भी कई बारी क्वेश्चन पूछा गया, ओरिजिनली 8 थे, अभी कितने हैं प्रेजेंट में 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल जिसका मतलब है 4 बाद में एडिट किए गए ना। बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आर्टिकल 9 शेड्यूल 9 आ जाएगा। शेड्यूल 9 में क्या था, लैंड रिफॉर्म।
ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 10 आ जाएगा। शेड्यूल 10 में क्या था, शेड्यूल 10 में है 85 में ऐड किया गया, इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर शेड्यूल 11 में क्या आ जाएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 1992 में ऐड किया गया, किसके द्वारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर 12th शेड्यूल है अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज वो कब ऐड किया गया, वो ऐड किया गया 1992 में ही, लेकिन इसका जो अमेंडमेंट है वो हो जाता है 74। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पार्ट्स। अभी आप शेड्यूल को अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी इसकी जो इसकी PDF होगी या नोट्स होगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप सेम है, EduLecch 365 आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना है।